नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको कृतिका भाग 1 में संकलित जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी रीढ़ की हड्डी इसकी व्याख्या करूंगा। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न जो आत्मविश्वास है और साहस है उसको दर्शाने की कोशिश की है। एकांकी की शुरुआत होती है एक ऐसा परिवार, एक ऐसा घर जहां तैयारियां चल रही हैं। उनकी लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, लड़का स्वयं और उसका पिता इसकी तैयारी वो कर रहे हैं। तनाव में भी हैं कि किस तरह का उनका व्यवहार होगा, घर की साज सज्जा को किस तरह से हमें करना चाहिए, खाने पीने और उनके स्वागत के लिए किन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए। नौकर को वो कुछ हिदायत देते हैं, तैयारियां करते हैं। लड़की से क्या क्या संभावित प्रश्न पूछे जाएंगे, उसकी क्या जवाब होंगे, उसकी भी भूमिका पूरी तरह से वो बनाते हैं। क्योंकि सामान्यतः जब कोई कभी लोग लड़की देखने के लिए जाते हैं, विवाह के लिए अपनी वधू चुनने के लिए जाते हैं, तो उससे उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घर गृहस्थी, किचन, सिलाई कढ़ाई, यहाँ तक कि आर्ट, ये सब चीज़ आनी चाहिए, यानी सर्व गुण संपन्न होनी चाहिए। इस पाठ में, इस एकांकी में जब आप देखते हैं कि लड़के के पिता जब वो पहुँचते हैं किसी तरह से ढूंढते हुए, तो उन लोगों के चेहरे पर लोक चतुराई यानी अंदर से पूरी तरह से चतुराई भरी हुई है, चालाकी भरी हुई है, लेकिन बाहर से वो बड़ी शालीनता प्रकट करते हैं। वो ये आत्मीयता दर्शाने की कोशिश करते हैं कि जैसे आपकी लड़की वैसे हमारी लड़की। रामस्वरूप जो लड़की का पिता है वो उनसे पूछता है कि आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, आपने यहाँ आकर बड़ी मेहरबानी की, यानी बड़ी ही वो विनम्रता दिखाने की कोशिश करता। और ये सदियों की परंपरा सी बन गई है कि लड़की के पिता को बहुत ही दयनीय दिखाया जाता है, बहुत ही विनम्र दिखाया। विनम्रता दयनीयता के दरवाजे पर पहुंच जाती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिरकार मुझे भी तो लड़के की शादी करनी है, या यूं कहिए कि लड़के की शादी करना ज़्यादा परेशानी भरा है। खैर, बातचीत के सिलसिले में जब लड़का यानी जो शंकर है उससे पूछा जाता है कि आप अपने कॉलेज से कब आए घर, तो उसने जवाब दिया वीकेंड में मैं घर चला आया। लड़की का पिता रामस्वरूप पूछता है कि आपके डिग्री पूरा होने में कितना समय लगेगा, लगभग 1 साल शेष रह गया होगा। लड़का जो जवाब देता है कि वही लगभग 1-2 साल लग जाएंगे। तो 1-2 साल यानी निश्चित नहीं है कि 1 साल या 2 साल, क्योंकि उसे अपने पास होने पर, अपने उत्तीर्ण होने पर भरोसा नहीं है। कहीं ना कहीं पढ़ाई तो वो कर रहा है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी झलकती है, इसलिए वो टाल देता है। वह बीमारी का भी बहाना करता है, क्योंकि वो बीमार है, 1 साल बीमार हो गया था, इसलिए 1 साल अधिक लग गया। इस तरह के वार्तालाप जब आगे आगे बढ़ती जाती हैं चीज़ें, तब गोपाल प्रसाद शादी के लिए एक ऐसे शब्द का प्रयोग करता है जहां उसकी मानसिकता झलकती है। वह कहता है कि चलिए साहब, अब बिजनेस की बात कर लेते हैं। रामस्वरूप तो अचकचा जाते हैं, चौंक जाते हैं कि बिजनेस, शादी विवाह में बिजनेस का क्या तात्पर्य। तब गोपाल प्रसाद कहते हैं कि नहीं, यह भी एक व्यवसाय है, यह भी बिजनेस है कि आप अपना प्रोडक्ट यानी माल दिखाइए, यानी लड़की को दिखाइए, हम उसके तय करेंगे, उसके मानक तय करेंगे और हम चुनेंगे कि हमें वो लेने लायक है या नहीं। यानी यहीं से उसके एक तरह से रूढ़िवादी दृष्टिकोण का पता चलता है। स्वागत सत्कार होते होते जब लड़की वहाँ आती है उनके सामने, तो उनसे अनेकों सवाल जवाब होते हैं। दूसरी ओर ये भी गोपाल प्रसाद कहता है कि खूबसूरती पर टैक्स लगा देना चाहिए, अर्थात लड़कियों पर अगर उनकी सुंदरता पर टैक्स लगाया जाएगा तो वो प्रसन्नता से उसे अदा कर देंगी, सरकार की आमदनी भी बढ़ जाएगी। ये व्यंग्य करते हुए भी इसमें उसकी तुच्छ मानसिकता झलकती है। कहने का तात्पर्य है कि लड़की को एक वधू के रूप में
सुंदर होना ही चाहिए कैसे भी, चाहे वो स्वाभाविक रूप से सुंदर हो और चाहे उसे मेकअप करना हो, पाउडर वगैरह लगा करके सुंदर दिखना हो, बहू को तो सुंदर दिखना ही चाहिए। इसके साथ ही साथ जो सबसे उसकी एक संकीर्ण मनोवृत्ति है वो ये है कि वह बहू के रूप में, वधू के रूप में लड़की को शिक्षित नहीं चाहता है, अधिक पढ़ी लिखी नहीं चाहता है। उसका मानना है कि लड़कियां अगर अधिक पढ़ी लिखी होंगी तो वे घर में समस्या का कारण बन जाएंगी, उनकी अपनी स्वतंत्र सोच होगी जिससे कि घर परिवार नष्ट हो जाएगा, ऐसा उसका विचार है। ये गोपाल प्रसाद ही नहीं, जब लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी दी जाने की बात होने लगी तो समाज का एक बड़ा तबका ऐसी ही सोच रखता था। उनका मानना था कि लड़कियों का काम किचन में है, बच्चों की परवरिश में है, बच्चों को जन्म देने में है, उन्हें पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना। अगर वो थोड़ी बहुत शिक्षित हो जाती हैं, उन्हें कुछ शब्दों वर्णमाला का ज्ञान हो जाता है, तो वो अपनी धार्मिक पुस्तकों को, अपनी चिट्ठी पत्री को पढ़ सकती हैं और इतना ही पर्याप्त है। उच्च शिक्षा के घोर विरोधी थे। कहने का मतलब स्त्रियों के अधिकारों के प्रति उनके मन में अच्छी सोच नहीं थी। यही व्यवस्था लड़की की पिता रामस्वरूप पर लद जाती है, या यूं कहिए कि वो किसी तरह से अपनी लड़की का विवाह करने के लिए दबाव महसूस कर रहे हैं और इसी दबाव के चलते वो अपनी लड़की के उच्च शिक्षा को छिपाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। जब एक बात उभर कर आती है कि लड़की की आँख के आसपास चश्मे का निशान है, चश्मा लगाने का जो निशान है वो पड़ा हुआ, क्या कारण हो सकता है, तो लड़की का पिता रामस्वरूप झूठ बोलता है और ये कहता है कि इसकी आंख दुखनी आ गई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए कुछ दिन के लिए चश्मा लगाया था, अब ऐसा कुछ नहीं है, और पढ़ाई लिखाई की तो बात है ही नहीं, यानी वो बात को छिपा जाता है। ये इस तरह की जो मानसिकता उभरती है, ये बड़ी ही विडंबना है कि लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी नहीं देना चाहते हैं। साथ ही साथ बातचीत के क्रम में अनेक सवाल पूछे जाते हैं कि लड़की को संगीत यानी गीत आता है कि नहीं आता। लड़की इन सब सवालों से बेचैन है, आक्रोशित है। वह सोचती है कि लोग लड़कियों को विवाह के लिए ले जाना चाहते हैं, यानी बहू बनाकर ले जाना चाहते हैं, या एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हैं कि उसकी सारी प्रकार की क्वालिटी देख ली जाए, उसकी गुणवत्ता। क्या उनके दिल में, उनके मन में कोई विचार नहीं है? इसी आक्रोश के चलते वह कोई जवाब नहीं देती है और लड़की का पिता रामस्वरूप लड़की की तरफ से जवाब देने की कोशिश करता है कि किसी तरह से ये रिश्ता हो जाए। संगीत के बारे में, गीत के बारे में तो पिता कहता है कि हाँ हाँ उसे सब कुछ आता है, और उसे गाने के लिए, भजन गीत गाने के लिए, क्योंकि लोकप्रिय फिल्मी गानों को गाने का मतलब ये कहीं ना कहीं आचरण से जोड़ दिया जाएगा। भजन गाने के लिए, पेंटिंग वेंटिंग की जब बात आती है तो कमरे में टंगी हुई जो भी तस्वीरें हैं उसकी ओर इशारा करते हुए रामस्वरूप कहता है हाँ ये इसी की बनाई हुई है। सिलाई वगैरह, तो जो भी घर के कपड़े हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश और गुणों को, इस तरह के गुणों को जहाँ गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए अधिक से अधिक बढ़ाकर बताने की कोशिश होती है। एक बार गोपाल प्रसाद झुंझलाता भी है कि जरा इसे भी तो मुंह खोलने दीजिए, इसे भी तो बताने दीजिए। लेकिन जब उमा से नहीं रहा जाता है, सहन शक्ति से बाहर हो जाता है, तो हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में वो कहती है क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है वरना आप जा सकते हैं। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसे ये लग जाता है कि ये लड़की पढ़ी लिखी है, सोच सकती है, और वो ये सोचते हैं कि ये तो हमारी बेइज्जत कर रही है। यानी जब लड़की से आप सवाल जवाब कर रहे थे तब ये लड़की की बेइज्जती नहीं थी, ऐसा उसका मानना था। और जब उसने जवाब दिया, एक प्रश्न उठा दिया कि आप इस तरह से सवाल जवाब करके उसके दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं, तब उन्हें अपनी बेइज्जती लगने लगती है। और वो कहते हैं कि आपने लड़की की पढ़ाई लिखाई छिपाई, ये तो पढ़ी लिखी है। वो कहते हैं हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ और मैंने BA पास की है। यानी उमा जैसी लड़की ही होनी चाहिए, उसके अंदर आत्मविश्वास है, दृढ़ता है, और वो पूरी मजबूती के साथ कहती है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, ये मेरा अधिकार है,
कोई पाप नहीं है, कोई चोरी नहीं है, और वह साथ ही साथ लड़के के चरित्र को भी उजागर करती है। हम लड़कों की सारी कमियों को ढांक लेते हैं, उसकी छोटी मोटी गलतियों को हम ये मानकर चलते हैं कि लड़के हैं, इतना नहीं करेंगे तो क्या होगा। ऐसी मानसिकता समाज में है और यही तमाम प्रकार की समस्याओं और यहाँ तक कि अपराधों को जन्म देती है। उसने कहा कि मैं आपके पुत्र की तरह ताक झांक नहीं करती हूँ, मैं अपनी कायरता नहीं दिखाती हूँ, मुझे अपने घर परिवार और की मान मर्यादा और इज्जत का भी ख्याल है। आप पूछिए अपने लड़के से कि किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर मुंह छिपाकर भागे थे। यानी लड़के का क्या चरित्र है, उसकी चरित्र की कितनी कमजोरी है, उसकी ओर संकेत कर दिया। गोपाल प्रसाद को लगा कि नहीं, अब वो क्योंकि कोई उत्तर देने की स्थिति में नहीं थे, बल्कि उन्होंने आरोप ही लगाया कि लड़की बीए पास है, मैट्रिक और इतना पढ़ी लिखी है और हमें बताया नहीं, झूठ बोला गया और झूठ का भी कुछ ठिकाना होता है। ऐसा कह करके वो दरवाजे की ओर बढ़ने लगते हैं। उमा ने जाते हुए गोपाल प्रसाद को कहा कि ठीक है जाइए, लेकिन घर जाकर यह भी पता कर लीजिएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, अर्थात बैकबोन। शारीरिक रूप से वह कमज़ोर है, उसकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है, वो ढंग से चल नहीं पा सकता है, वह बीमार है। यानी इस तरह के कमज़ोर लड़के के तमाम गुणों को आप वर्णन करके, बखान करके और योग्य लड़की चाहते हैं, लेकिन लड़की की उच्च शिक्षा को आप बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। ये आपकी ओछी सोच, ये आपकी संकीर्ण मनोवृत्ति है। दूसरी तरफ लड़का पढ़ा लिखा है, लेकिन वह कहता है तालीम का मामला दूसरा है, शादी ब्याह का दूसरा है। यानी उसके अपने कोई निजी विचार नहीं है, उसकी कोई अपनी धारणा नहीं है, उसके अंदर यह आत्मविश्वास नहीं है कि वो अपने पिता को कह सके कि मुझे किस तरह की लड़की चाहिए, लड़की की उच्च शिक्षा को वो स्वीकार कर सके, ये भी उसकी क्षमता नहीं है। इसे कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होना, अर्थात वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, उसमें आत्मविश्वास की कमी है। इस तरह से ये लड़के वाले चले जाते हैं। लड़की के अंदर जो मन में एक तनाव था, एक गुबार था, वो निकल जाता है और उसके अंदर एक नए व्यक्तित्व का, जो अपने पिता की वजह से, पिता के दबाव से उसने अपने अंदर छिपा रखा था, वो उभर कर सामने आता है। लड़की के पिता निराश होते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं लड़की के पिता को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ होगा कि उन्होंने लड़की की उच्च शिक्षा को छिपा करके कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहे थे। वो जैसे तैसे शादी कर देने की जो मनोवृत्ति में थे, वह भी भविष्य के लिए, लड़की के भविष्य के लिए उचित नहीं था। क्योंकि इस तरह के समाज में जो संकीर्ण मनोवृत्ति के लोग हैं, जो लड़कियों को अधिकार नहीं देना चाहते, उनकी पढ़ाई लिखाई को स्वीकार नहीं करना चाहते, बल्कि अपनी लड़कियों की कमजोरियों को छिपा करके विवाह करना चाहते हैं, वो आने वाले समय के लिए भी, यानी बहू के रूप में उसके अधिकारों को कैसे प्रदान कर पाएंगे, कैसे उसको सुखी जीवन दे पाएंगे। ये कहानी इस ओर, इस विडंबना की ओर इस संकेत करती है और ये संपूर्ण समाज के लिए एक सवालिया निशान उठाती है। वैसे जब ये कहानी लिखी गई होगी, उससे आज हम काफ़ी दूरी तय कर आए हैं और समाज में वाकई धरातल पर काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन अभी भी ऐसी मनोवृत्ति बची हुई है लोगों में। अभी भी लोग लड़कियों को और समाज में अपनी नहीं दूसरी लड़कियों को स्वीकार नहीं देते हैं। समाज में लड़कियों के तमाम प्रकार की जो खबरें, शोषण की और अन्याय की और उनके शारीरिक और मानसिक शोषण की जो खबरें आती रहती हैं, वो कहीं ना कहीं अभी ये दर्शाती हैं कि अभी भी इस संकीर्ण मनोवृत्ति के लोग लड़कियों के अधिकारों के सामने एक तरह से अवरोध बन करके खड़े हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ आई होगी, आपको पसंद भी आई होगी और इस कहानी को आप अच्छे से तैयार करेंगे और अपने विचारों में भी बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। धन्यवाद।